तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में गॉड्स के बच्चे कहने लगते हैं, ओए भाई जरा हरकुलिस की बॉडी को तो देखो। और फिर हमें दिखाया जाता कि हरकुलिस के टैटू अब और भी मजीद उसके पूरे जिस्म पे बढ़ते चले जा रहे हैं। लोकी भी एरस से इन्हीं टैटूज के बारे में पूछने लगता। एरस इसके जवाब में कहता, ये कीमत हरकुलिस को चुकानी पड़ती है। हरकुलिस के गॉड बनने से पहले हरकुलिस ने 12 लेबर्स को कंप्लीट करके 12 डिवाइन आर्ट्स को मास्टर कर लिया था। इन गजब किस्म की पावर्स के पीछे उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और जहाँ जहाँ पे भी उसके ये टैटूज फैलते चले जाते हैं, इसका दर्द किसी भी गॉड के सहने से बाहर है। पर यहाँ पे बात चली है हरकुलिस की। हरकुलिस इस वक्त इतना ज्यादा शांत खड़ा होता कि जैसे कि उससे कोई भी पेन महसूस नहीं हो रहा। और हालांकि इस दर्द के मारे अगर इसकी जगह कोई और गॉड होता, वो इस वक्त तक शायद अपने दर्द से ही मर गया होता। और इसलिए तो इससे कहा जाता है ये एक ऐसा गॉड है जो कि किसी भी हालत में कोई भी उस पर बाड़ी नहीं पड़ सकता। कि अब दोबारा से पूछने लगता, तो क्या होगा अगर ये पूरे के पूरे टैटूज इसके जिस्म पे फैल जाए? तो एनस अब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहने लगता, वो वहीं पे मारा जाएगा और उसके साथ उसकी रूह भी वहीं पे खत्म हो जाएगी। और यही तो डिवाइन लेबर्स की शर्त है जो कि तुम्हारी जिंदगी है। और इन्हें कहा जाता है 12 कैलेमिटीज एंड सिंस हरकुलिस एक्सोडस। तो लोकी कहने लगता, ओह अच्छा, तुम ग्रीक गॉड्स अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो, इसके बदले में एक ना एक दिन तुम लोग अपनी जान खुद ही दे दोगे। तो एरस थोड़ा सा सीरियस होके कहने लगता, ओए भौंकना बंद कर। जिस शख्स पे तुम अपनी नजरें ठिका के बैठे हुए हो उसका नाम हरकुलिस है। और मुझे उसकी पावर और उसकी बर्दाश्त पे पूरा पूरा भरोसा है। हरकुलिस की पावर सिर्फ उसकी फिजिकल पावर नहीं बल्कि उसकी विल है, उसकी बर्दाश्त की ताकत है। इस वजह से ही तो वो चैंपियन है गॉड्स के बीच में और एक योद्धा। इसी बीच में हमें हरकुलिस की बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे कुछ अनजान छोटे बदमाश एक बच्चे से जबरदस्ती उसका कैल्फ छीन के ले जा रहे होते हैं ताकि वो उसे ले जाके सेल कर सके। वो बच्चा उनसे जिद लगा रहा होता कि नहीं यार, यह मैं अपनी माँ के लिए एक आखिरी चारा है, इसे बेचने के बाद मैं अपनी बीमार माँ के लिए मेडिसिन लूंगा। और वो छोटे बदमाश उस बच्चे को मार के जबरदस्ती उसका कैल्फ ले जाने ही लगते हैं। इसी बीच में वहाँ पे आता है हरकुलिस। और उस दौर में हरकुलिस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। इनफैक्ट उस वक्त हरकुलिस का नाम एल्केडस होता। हालांकि वो बच्चा एल्केडस का वान भी करता है, भाई मत आई, यह लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। सबके बावजूद भी एल्केडस बोनस से उनके ऊपर टूट पड़ता। और इसी तरह हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे तो वो लोग उस बच्चे को तो पीट के गए ही होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एल्केडस को भी पीट के चले जाते हैं। अब वो अनजान लड़का कहने लगता, एल्केडस तुम इतने ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी मेरे लिए खड़े होते हो। तो एल्केडस इसके जवाब में कहने लगता, जाहिर सी बात है वो लोग गलत राह पे थे और मैं सिर्फ राइचियस का साथ देता हूँ। और अब थोड़ी हिम्मत करके एल्केडस अपने साथ वाले बच्चे में भी थोड़ी हिम्मत पैदा करता और अब दोनों के दोनों दोबारा से उन्हीं बदमाशों का पीछा शुरू करते ताकि वो बच्चा अपना कैफ दोबारा से पा सके। तो यार जो लड़का सबसे ज्यादा वीक माना जाता था उस दौरान वो एल्केडस होता। और उस दौरान भी जुनून और जज्बे में उस दौर में भी कोई भी उससे ज्यादा ऊपर नहीं था। वो शुरू से नेक राह के पीछे हमेशा से जाता था, चाहे वो जरूर फाइट क्यों ना हो, चाहे वो जरूर हंटिंग क्यों ना हो। एल्केडस अपने लिए नहीं बल्कि अपने टाउन के लोगों के लिए खड़ा होता। तो हाँ यार, हंटिंग के दौरान अब सारे लोग कैसे ना कैसे करके अब उस पिग का शिकार कर लेते हैं। उसी में लोग जब जियोस के स्टैचू के साथ बैठ के पिग के कारण अपनी पेट पूजा कर रहे होते हैं, उधर ही दूसरी ओर एल्केडस खाने के बजाय अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा होता। अभी वहाँ पे वही बच्चा उसके लिए खाना लाता, ये कहते हुए कि बिना खाने के तुम कोई ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाओगे। और इस बच्चे का नाम कास्टर होता है और ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और अब थोड़ी देर में वहाँ पे वही दो गुंडे आते हैं और वहाँ के एल्केडस का काफी ज्यादा मजाक वगैरह उड़ाते हैं कि तुम चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो, तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। और हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहते हो, उस टेम्पल में जियस के स्टैचू ने जो खून पकड़ के हाथ में रखा हुआ है, तुम जाके वो क्यों नहीं पी लेते? यार अगर मैं उस ब्लड की कहानी बताऊं तो तुम लोगों को, एल्केडस के टाउन के मुताबिक, लेजेंड्स के मुताबिक, जो भी इस ब्लड को पीता है वो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि वो एक तरह से खुद गॉड बन जाता है। और हाँ, उसकी एक कंडीशन है, एक ट्रू हीरो ही उससे पी सकता है, नायरा कह रहा उससे पीते पीते ही मारा जाएगा। यूं ही वो गुंडे मजाक उड़ाते उड़ाते जाने लगते और जाते जाते भी वो कुछ कह के जाते, कोशिश करके देख लो, क्या पता कुछ चमत्कार ही हो जाए, वरना फिर टाटा बाय बाय। उनके चले जाने के बाद कास्टर कहने लगता, उनकी बकवास में ज्यादा ध्यान मत देना, वैसे भी उस ब्लड के बारे में सिर्फ कहानियां ही है। और एल्केडस उस दौरान सिर्फ एक ही डिजायर लगता होता और वो स्ट्रॉन्ग होना। और इसके लिए अगर उससे कोई दो चॉइसेस दी जाती होती
तो वो हमेशा से सिर्फ मुश्किल चॉइस को ही चुनता होता कि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। भाई लोगों, फिर एल्केडियस इस लम्बे को, इस मंजिल को पाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर डालता और कुछ समय के बाद एल्केडियस अपने टाउन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाता। उसी दौर में भी हमें गॉड्स की सरजमीन में दिखाया जाता, जहाँ पे इन्हीं ह्यूमंस के खिलाफ फैसला चल रहा था कि उन्हें खत्म किया जाए या नहीं। फोर्स को अपने सामने रखते हुए जियस कहने लगता, देखने से तो लगता है हमें इंसानियत को थोड़ा और समय देना पड़ेगा। पर वहीं पे बिग बूबी वाली गॉडेस कहने लगती, ठीक है जो भी, लेकिन ये थीबस के टाउन के लोग, इनका तो कोई कुछ करे। थीबस टाउन वही टाउन है जहाँ पे एल्केडस रहता है, मतलब के हरकुलिस गॉडेस के मुताबिक थीबस का टाउन सबसे घटिया टाउन है। वहाँ पे लोग एक दूसरे को बुली वगैरह बहुत करते हैं। ये सुन के गॉड्स डिसाइड करते हैं, तो ठीक है फिर, जैसे कि हमने टावर ऑफ बेबल को तोड़ा था, इसी तरह थीबस टाउन का भी खात्मा कर डालेंगे। तो सारे गॉड्स में से एरस खड़ा होके कहने लगता, थेबस मेरी टेरिटोरी है, तो उनका खात्मा भी मैं ही करूंगा, मैं द गॉड ऑफ वॉर। और इसी तरह देखते देखते वो वक्त आ गया था जिस वक्त थेबस के लोग अपनी मौत को गले लगाए। थेबस के लोग काफी ज्यादा डरे होते और उसी टेम्पल में वो जियस से मदद मांग रहे होते, गॉड से माफी मांग रहे होते अपने गुनाह की। और एरस अपनी आर्मी के साथ उन पे सीधा टूटा पड़ता और ह्यूमंस के बीच में उनका मुकाबला करने की कोई जहमत तक ना करता। और फिर तभी एरस अपने सामने एल्केडस को पाता। एल्केडस जैसे ही उस पे वार करने के लिए आगे बढ़ता, एरस उसे सब अपनी एक लाश से उड़ा के फेंकता। औलाद खतरनाक होती, शायद से कोई आम इंसान मर भी सकता था, लेकिन एल्केडस थेबस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। उस दौरान एल्केडस गॉड्स के सामने दोबारा से अपने कदम जमाने लगता। एल्केडस उसे कहने लगता, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। की हिम्मत, उसका जज्बा देख के एरस कहने लगता, एक मामूली इंसान होने के बावजूद काफी जज्बे वाला है। तो ये कहते कहते एरस अपनी तलवार उसकी तरफ ताड़ते हुए कहने लगता, मुझे तुम पसंद आए, चलो अब अपने घुटने ठेको, शायद से इसी बहाने हम सिर्फ तुम्हें माफ कर दे। हालांकि एल्केडस को पता था उसने कोई गुनाह नहीं किया कि उसे किसी गॉड के आगे अपने कदम झुकाने पड़े। और सबसे बढ़ के एल्केडस अपने ने नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ता है। बाकी ह्यूमंस की नजर है एल्केडस और उस गॉड पे टिकी हुई होती। तो एल्केडस अब अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगता, इंसानियत या इंसान एक कमजोर क्रीचर है और इसी कमजोरी से गुर्बत और अमीरी की भी बात की जा सकती है। जो गरीब होते हैं वो मजबूरन ईवल का रास्ता अपनाते हैं। हमारी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलात से बढ़ी और शक बढ़ी है, पर इस सब के बावजूद भी हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि हम ह्यूमंस हर एक कमजोर क्रीचर के दिल में उस नेक राह का जज्बा जरूर होता है। जरूर वो छोटा होता है, लेकिन होता जरूर है। कमजोर क्रीचर तुम लोगों से दवाएं इस वक्त मांग रहे हैं, पर तुम लोग इन्हें इग्नोर करके हमारा ही खात्मा कर रहे हो। तो बताओ मुझ में आखिर इसमें क्या अच्छाइयत है? अगर फिर भी तुम अपने कदम पीछे नहीं हटाते, तो फिर मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता हूँ, तुम जैसे खुदाओं की नाफरमानी करने के लिए। एल्केडियस ये जैसे तैसे कह रहा होता, उसी बीच में एल्केडस उससे जियस का खून दिखाने लगता, जो कि एल्केडस ने उस जियस के स्टैचू से उठा लिया होता। जो देख के एरस उन गुंडों की और कास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते एल्केडस बिना सोचे समझे उस खून को पीने लगता, ब्लड ऑफ जियस। पर उसे पीने के बाद एल्केडस का जिस्म उसकी पावर की वजह से ही गल सड़ जाता और वो वहीं पे मारा जाता। अब एरस भी ये देख के कहने लगता, क्या ही पागल था वो। और ये कहते कहते वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता, इसी बीच में हमें मालूम पड़ता एल्केडस का यूं मर जाना वो सब लोगों ने सोचा था। एल्केडस उसकी तरफ अपनी वेपन ताड़ते हुए फिर से रोकने की कोशिश करता और अब शुरू होता है एक गजब किस्म का बैटल, गॉड वर्सेस ह्यूमन। उसे जिंदा देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसकी पावर को एरस महसूस कर पाता और एरस समझ जाता कि उसकी पावर इस वक्त किसी गॉड से कम नहीं है। अलबत्ता एरस के चमचों को एल्केडस का यूं बड़बड़ करना उन्हें पसंद ना आता। वो जैसे ही एल्केडस के खिलाफ में जाने की कोशिश भी करते, एल्केडस उन सबको बड़ी आसानी से धूल का मजा चखा देता। और अब शुरू होता है ब्रेक डाउन गॉड वर्सेस ह्यूमन का। अब कहानी हमें थोड़े समय के बाद की दिखाई जाती, जहाँ पे एरस और एल्केडस एक दूसरे के साथ पंचिंग एक्सचेंज कर रहे होते और ऐसा करते करते दोनों के दोनों अपनी लिमिट पे होते। हमें दिखाया जाता, पर इस सब के बावजूद भी एल्केडस एरस पे बारी पड़ता चला जा रहा होता। मैच का विनर दिखने से ही लग रहा होता वो जरूर एल्केडस होगा, पर यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना था कि किसी एक को मरना होगा बैटल को खत्म करने के लिए। दोनों के दोनों अपना फाइनल ब्लो मारने को ही जा रहे होते एक दूसरे को, ताकि वो जान को निचोड़ सके। इसी समय उनके बीच में जियस आ टपकता और वो दोनों की फाइट को बड़ी आसानी से रोक लेता।
एरस हैरांगी से जियस को देख के उसका नाम लेता और तब जाके एल्केडस को मालूम पड़ता कि जिसका उसने खून पिया है वो उसके सामने खड़ा है, लॉर्ड जियस। अब इन दी एंड ऑफ द डे वो लोग इस कंक्लूजन पे उतरते हैं। जियस फैसला लेता कि एल्केडस आज के बाद तुम भी हमारे साथ चलोगे और तुम एक खुदा खिलाने को जा रहे हो, क्योंकि एल्केडस इस वक्त जितनी तुम्हारी पावर है तुम मेरे लिए बाद में जरूर मुश्किलात ही क्रिएट करोगे। एल्केडस भी मान जाता पर एक ही शर्त पे, इस टाउन के पीपल को जिंदा छोड़ दिया जाए। इस पर अब जियस मान भी जाता और दोनों के बीच में डील होती। तो हाँ यार, अब कास्टर भी ये देख के काफी खुश होता। डिसीजन ये क्या होता कि वो 4000 साल तक कोई ह्यूमन के खिलाफ फैसला नहीं लेंगे। इन सब के बाद हमें दिखा गया होता एल्केडस अब जियस का मुंह बोला बेटा बन गया होता। उसकी वाइफ के बाद हेरा उसे नाम दिया गया था और वो गॉड्स के बीच में जाना गया एक चैंपियन वॉरियर के नाम पे, हरकुलिस। इसी तरह कहानी अब हमें प्रेजेंट में दिखाई जाती है और ये सारी की सारी कहानी एरस लोकी को सुना रहा होता। लोकी के साथ आसपास के लोगों को भी एरस कहने लगता वो बहुत पुरानी बात है, अब वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पे कोने में खड़ा हरमिस भी कहने लगता अब तो वो तुम्हें एक फटके में सुला डालेगा जितना वो स्ट्रॉन्ग अभी बन चुका है। खैर यार, एरस मजीद बोलता मुझे इस बात का काफी फख्र है कि मैंने उसे कदम से कदम मिला के लड़ाई की। हरकुलिस मेरा सच्चा दोस्त है। कहानी हरकुलिस और जैक द रिपर की क्लैशेस पे जाती, जहाँ पे जैक द रिपर अपने स्केचेस से बनाई गई हुई तलवारों को एक घूमती हुई गंभीरी की शक्ल में इस्तेमाल कर रहा होता। इसके साथ साथ वो लगातार हरकुलिस में नाइफ से वार भी करता चला जा रहा होता। हरकुलिस एज यूजुअल ब्लॉक करता चला जा रहा होता। वो गंभीरी बीच में कबाब की हड्डी बन के बार बार हरकुलिस के रास्ते में आती चली जा रही होती, जिस वजह से उसके लगातार वार को डॉज करते करते भी हरकुलिस सबसे पहले उसकी गंभीरी को तोड़ता। हरकुलिस बाकी प्लेयर्स को इग्नोर करते हुए यहाँ तक डैमेज भी लेते हुए फौरन से जैक द रिपर की तरफ बढ़ते हुए उस पे जैसे ही वार करता, इसी बीच में हमें दिखाया जाता जैसे कि जैक द रिपर हवा में ही जंपे मार के ऊपर चलता चला जा रहा है। इसी बीच में हमें मालूम पड़ता वो सिर्फ आंखों का धोखा है। बेसिकली जैक द रिपर अपने स्ट्रिंग के कारण हवा में खड़ा हुआ है। पता हमें यहाँ पे जैक द रिपर का एक गजब किस्म का मूव दिखाया जाता। जैक द रिपर अपनी इंस्टिंक्ट के कारण अपनी नाइफ की जो स्पीड तेज कर रही होता, लेकिन इसके साथ ही साथ वो उनकी डायरेक्शन को भी बदल पा रहा होता, जिस वजह से गहरा हुआ हरकुलिस काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता। कोल हरकुलिस के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होने लगती। वहीं पे हमें दिखाया जाता थीनस टाउन के भी लोग हरकुलिस को चेयर करने आए होते, जबकि वो सारे के सारे ह्यूमंस है। खैर यार, कहानी दोबारा से हरकुलिस पे जाती, जो कि उसके शेयर की वेपन का मुंह इस वक्त ईगल की वेपन में बदल जाती। इसके विंड के प्रेशर से वो उसकी नाइफ को उड़ा के फेंकता। इसी समय वो नाइफ की दिशा अब पलट जाती जैक द रिपर की तरफ। जैक द रिपर जरूर कुछ नाइफ को तो ब्लॉक कर लेता, इनको जरूर जैक द रिपर को हिट कर जाती और इसी वजह से जैक द रिपर की वन आई ग्लासेस भी टूट जाती। तब यह हमें दिखाया जाता उसकी वन आई ग्लास का टूटना कुछ अच्छा साबित नहीं होने को जाएगा हरकुलिस के लिए। अब ये देख के जैक द रिपर कंप्लीटली वियर्डो की तरह एक्ट करते हुए कहने लगता ओह जबरदस्त, कितना खूबसूरत है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, सबसे खूबसूरत कलर है। ओह माफी चाहता हूँ, थोड़ी बदतमीजी पे उतर गया और मुझे तो उस पल का इंतजार नहीं हो रहा। तुम्हारा कलर उस दौरान कैसे कौन सा रंग लेगा जब मैं तुम्हारी मौत करने को जाऊंगा। ये कहते कहते उसे अपना पास्ट याद आने लगता। इस वजह से वही काफी अच्छा फेमिलियर टोन गाने लगता। लंदन ब्रिज आर फॉलिंग डाउन माय फेयर लेडी। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।